दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीरियल। डेली की तरह आज भी 6 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है, टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स, वही हम लेके आ रहे हैं। ओके, तो पिछले कुछ साल से मैं एग्ज़ाम देते आ रहा हूँ स्टेट लेवल का, हायर रैंकिंग एग्ज़ाम्स का। तो मुझे पता है कि कौन से सेक्टर से करंट अफेयर्स आप लोगों को चाहिए होगा, जो सेक्टर से करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो पढ़ना चाहिए आपको। ओके, जो आपको करंट अफेयर्स में कॉमन आने वाला चांसेस होगा, वही लेके आए। अच्छा, डेली की तरह ये हमारा मंत्र रहता है, ये आप भूलिए मत ज़िंदगी में। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे लिए है। आई कैन डू इट, आई डू इट। ये अगर आपने साथ में रखा और डेडिकेशन और कंसंट्रेशन साथ प्रिपरेशन किया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगा नौकरी पाने के लिए। दिक्कत होगा नौकरी पाने के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, आई कैन डू इट। ये आप सदा बोलिएगा अपने आप से कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये देखिए, बहुत एनर्जी देगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। प्रिपरेशन करने के लिए बहुत एनर्जी देगा ये आपको। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP launched the 6th edition of UNEP Adaptation Gap Report, the gathering stuff in the high-level online press events. The report provides an update on the global status and progress of the adaptation process across three elements. क्या है? Planning, financing and implementation. In addition, the report assesses the overall resulting in adaptation using the forward-looking approach and takes a thematic dive into the COVID-19 implications on adaptation progress. Within 1.5 degrees centigrade increase in temperature, the scientists project that the Arctic region will become ice-free in summer about once in every 100 years. With a 2-degree increase in the Arctic region could become ice-free in summer every 10 years. तो देखिए, 2.5 मतलब हाफ या डेढ़ है, और यहाँ पर 2 है, मतलब 0.5 का जो डिफरेंस है वो मतलब 10 टाइम्स गैप को कम कर रहा है। ये बोल रहा है 100 ईयर्स में आइस फ्री होगा आर्कटिक रीजन, ये कह रहा है 10 ईयर्स में आइस फ्री होगा आर्कटिक रीजन। तो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है और ये आपका वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आपका ये सारे जो रिलेटेड है, आफ्टर पेरिस COP प्रोग्राम, ये जो पेरिस COP प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद से पूरे धरती मतलब हिल चुका है। ओके, हिल के बैठा है कि इसको ऐसे जो इस जो मुद्दा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसको कैसे कम किया जाए, कैसे हमारे को जो धरती है वो हम मतलब यहाँ पर जीने की लायक बना सकें, और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम ऐसे छोड़ जाए कि वो लोग जी सके धरती पर। ओके, ये है ये रिपोर्ट आपको ये पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है और ये कौन सी मुद्दा हैंडल करेगा। There are 3 elements: planning, financing and implementation. प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड देखिए, प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब रिडक्शन कर सकते हैं, और उसके लिए फाइनेंस ज़रूरी होगा, और फाइनेंस होने से ही नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ऑन पेपर। ओके, ऑन फील्ड, ऑन पेपर रहने से काम नहीं चलेगा, ऑन फील्ड इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट वी कैन मेक आवर अर्थ टू बिकम हैबिटेबल, टू बिकम हैबिटेबल। बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द करंट अफेयर्स इन दिस डेज. The UK unveiled a special 5 pound coin and $6.8 or euro $5.9 collectors in a coin to celebrate with the life of Indian independent movement leader Mahatma Gandhi on Tuesday, the same day as the India festival Diwali. Britain's Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak, you know that the Chancellor of Britain is Rishi Sunak, announced the launch of the commemorative coin. It will be available on both gold and silver. The commemorative coin features of an image of India's
international lotus and is part of the Royal Mint's wider Diwali collection. There is also a famous quote from Gandhi on the coin, "My life is my masses." So there are so many important points which are covered in this aspects. I feel the forthcoming exam will cover some of the questions from this current affairs topics which are being discussed right now. Friends, there are so many important things here. Beating the heat in a sustainable cooling in a handbook for cities prepared within RMI states that by the end of the century many cities could be as much as 4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इससे पहले वाला रिपोर्ट हमने पढ़ के आए हैं. ओके, वही सेम चीज़ फिर से दौड़ा रहा है, बट ये दूसरा रिपोर्ट है. इफ़ जी एमिशंस कंटिन्यूस एट हाई लेवल, emissions continues at high level, even at 1.5 degree warming, 2.3 billion people could be vulnerable to severe heat waves. 2.3 billion peoples. Okay, overheated cities face a disappropriate and climate cost and due to heat island effects. This is another aspect which we should know, that what is heat island effects. Average city could warm as much as 4 degrees centigrade by 2100. Heat islands are urbanized areas that experience the higher temperature than outlying areas. Structures such as building, roads and other infrastructure absorb re-emit sun's heat more than natural landscapes such as forest and water bodies. अभी देखिए हीट आइलैंड से बोलेगा तो कैसा है, इसका चित्र देखिए. आपको ऐसे चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ जिससे कि आपको ये दिमाग में बैठे. दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सुविधा, जैसे कि मैं पढ़ता था तो कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आता तो मैं गूगल में जाता था और गूगल में जाके उसको सर्च करता था. ऑल के बाद एक पॉइंट और आता है इमेज. देखिएगा आप इमेज में जाके आप अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी दिनों तक वो याद रहता है. जैसे कि आप मूवी देखते हो तो मूवी का हर सीन आपको याद रहता है. आप दूसरा टाइम देखते हो तो आपको बोल सकते हो कि इसके बाद ये सीन आने वाला है, इसके बाद ये सीन आने वाला है. क्यों? लेकिन पढ़ाई में आप नहीं बोल सकते कि इस पेज के बाद इस पेज आता है, इस पेज के बाद इस पेज आता है. क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता. लेकिन अगर ये जो 3 इंद्रिय हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और दिमाग में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के टाइम अगर हम छवि जो पिक्चर भी देखें तो हमको बहुत ज़्यादा याद रहता है. जैसे ये चीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे. देखिए मेरा जो डिस्कशन चल रहा है इस चीज़ अर्बन हीट आइलैंड्स, ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे. ये है जो अर्बन एरिया में घर है, बिल्डिंग है और इसके बीच में रास्ता होगा वगैरह वगैरह, छोटे मोटे और बिल्डिंग्स होगा. और ये है जंगल एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और यह वाटर बॉडी है, जो वाटर बॉडी के बारे में बात किया गया. अब ये दिन में बहुत ज़्यादा सनरेज ऑब्जर्व करता है और रात में भी ये सनरेज हीट को बाहर निकाल के छोड़ता है. लेकिन ये जो एरिया है ये यहाँ पर भी सेम एरिया में सेम अमाउंट में सनरेज पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एमिशन और जो एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है. इसीलिए यहाँ पर हीट आइलैंड नहीं बनता है. तो ये जो एरिया है ये एक हीट आइलैंड बन चुका है. ओके, ये एक हीट आइलैंड बन चुका है. ये है अर्बन एरिया. ओके, ये है अर्बन एरिया, यहाँ पर हीट आइलैंड बन चुका है. तो समझ में आया दोस्तों कि हीट आइलैंड क्या है. आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे. To keep the global temperature from rising by more than 1.5 degrees Celsius, we need to achieve net zero emissions by mid century, माने 2050. मतलब 2050. Sustainable and equitable urban cooling must be a part of cities' efforts to reach net zero energy targets, said Inger Andersen, UNEP Executive Director. तो यहाँ पर UNEP का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके बारे में भी हमें पता लग गया कि वो कौन है अभी फिलहाल. तो ये नेट जीरो इफेक्ट जो है 2050 तक हमें करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये हमारे जो धरती का है वो मतलब जीने की लायक बना सकेंगे. अदरवाइज़ ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आइस तो गलेगा, पिघलने के बाद क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा. तो क्या होगा, कोस्टल एरिया और आइलैंड्स नेशन जितने हैं वो सारे क्या होगा आपको पता है. The first Earth science satellite launched by the Chinese Academy of Science CASH to facilitate global sustainable development goal. Okay,
SDG-SAT-1 is the first satellite customized for the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, a blueprint adopted by the all UN members states in 2015 within 17 SDGs and 169 targets as the core for peace and prosperity to mitigate the global warming and climate change. The report Big Earth Data is support of the Sustainable Development Goals SDG 2020 also was released. तो यहाँ पर देखिए जो मेन मुद्दा है वो है कि इसने फर्स्ट आज साइंस सैटेलाइट भेजा है जो, और उसके बारे में और जिक्र किया है कि 2030 एजेंडा जो 2015 साल में लॉन्च किया गया था उसमें 17 SDGs थे और 169 टारगेट्स थे। दोस्तों जो लोग CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके, इनको ये सारी चीज़ ज़रूरत पड़ता है। ओके, 17 SDG 169 टारगेट्स, ये सारे अंदर वाला जो क्वेश्चन मतलब अंदर घुस के लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ हमने कवर करने की कोशिश किया है। और आने वाले जो ये होगा डिस्कशन होगा उसमें आप जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा आप लोगों को तस्वीर से समझाया जाएगा जिससे कि आपको लंबा समय तक याद रहे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में सही आंसर करके आए। अच्छा, कहते कहते नेशनल में घुस गए हम। द कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल क्लास was launched by the Honorable Union Minister for Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat and other dignitaries on inaugural day of 5th गंगा उत्सव। तो 5th गंगा उत्सव, गंगा हमारे नेशनल रिवर है, गंगा मैया पवित्र है, उसका जो पानी है वो भी हम जो गंगा का जल है वो भी विभिन्न पूजा के टाइम हम यूज़ करते हैं, वो हमको पता है। और गंगा मैया में डुबकी लगाने से हमारे देह पवित्र होते, वो भी हमारे एक संस्कार है। तो गंगा को जो NMDC CG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी के, जो गंगा को क्लीन कैसे बनाया जाए, क्योंकि गंगा इतना पवित्र थी कई साल पहले और अभी वो बहुत पोल्यूटेड हो गया है, जिससे कि बहुत सारे बीमारी यहाँ से फैल रहा है। तो ये एक अंदर वाले मुद्दा है जिससे कि गंगा को क्लीन किया जाए और गंगा के जो पानी है उसको पवित्र किया जाए फिर से। ओके, The NMCG wins in the Guinness Book of World Records during Ganga Utsav for the River Festival 2020 and for most photos of handwritten notes uploaded Facebook in 1 hour। 1 घंटे में हैंड रिटन नोट इतने सारे अपलोड किया गया है कि इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड and Ganga Atlas, the river of the Ganga past and designed by IIT Kanpur also launched। तो गंगा उत्सव पिछले 2 दिन का जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन था उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया आप लोगों को। ओके, इंडिया एंड भूटान विल हैव 7 एडिशनल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड as part of measures to increase trade connectivities. This will form an addendum to the protocol of 2016 India-Bhutan Agreement on Trade, Commerce and Transit। ओके, जैसे ट्रांजिट भी होगा, ट्रेड भी होगा, कमर्स भी होगा। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड भूटान was more than 2.5 times from $484 million in 2014-15 to $1,083 करीब 2.5 times। ओके, and 2021 Bhutan shares on the 669 kilometers long border with 4 states असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो 4 स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और इसका जो लेंथ है 669 किलोमीटर है। ओके, 669 किलोमीटर है और 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो नया खुले गए हैं। ये आपको पूछ सकता है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नए खुले गए हैं। The Department of Telecommunications (DOT) has formed a technology innovation group on the next frontier, the 6th generation 6G, helping to take the leap in the development of the technology globally. The next generation technology is expected to make its first commercial movement by before 2030।
तो मान लीजिए कि 2030 में इसका अपीयरेंस होगा। द मूव्स कम्स विद इंडियन ट्रेलिंग डेवलपमेंट नेशंस इन ऑक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ 5G, मतलब 5G का ऑक्शनिंग चल रहा है इसका। न्यू दिल्ली इज सेट टू ऑक्शन समटाइम्स नेक्स्ट ईयर वेयरवेल्स टू सपोर्ट 5G टेक्नोलॉजी, मतलब नेक्स्ट ईयर में ये जो 5G का टेक्नोलॉजी का ऑक्शन होगा, मतलब 2022 में जो 5G का ऑप्शन शुरू होगा और बाई 2030 हम लोग 6G में घुस जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात बोल दे कि कई देशों में 5G जो टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च किया है, तो जो छोटा छोटा पक्षी है, चिड़िया है, वो बहुत ज़्यादा मर गए हैं। तो ये लोग अभी जो रीथिंकिंग कर रहा है कि 5G को क्या फिर से लॉन्च किया जाए या कंटिन्यू किया जाए या क्या किया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इकोलॉजी एक सब्जेक्ट जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो पर्यावरण में जितनी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। ओके, तो डिसबैलेंस हो जाएगा अगर एक दूसरा नहीं रहेंगे, तो डिसबैलेंस हो जाएंगे इकोलॉजी। Indigenous developed smart anti-airfield weapons which is a precision-guided bomb designed to destroy enemy runways, bunkers, aircraft bunkers, radars, and other reinforced structures at maximum range of 100 kilometers and can carry warhead of 125 kilograms. Has been tested twice by DRDO and AIF Indian Air Force in recent days. तो रिसेंट डेज बोलेगा तो बहुत मतलब 2-3 दिन पहले की बात है। DRDO हेड इज़ जी सतीश रेड्डी एंड हेड क्वार्टर इज़ न्यू दिल्ली। तो ये जो जो वेपन्स है एंटी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ये DRDO डेवलप किया है और IAF और DRDO ने टेस्ट फायर किया है रिसेंटली, जो क्या है 100 किलोमीटर की रेंज रखता है, 125 किलोग्राम वारहेड कैरी कर सकता है। ठीक है, ये रनवेज, बंकर्स, एयरक्राफ्ट, हैंगर्स, रडर्स और अदर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, डिस्ट्रॉय करने की और प्रिसीशन गाइडेड मतलब एकदम क्या टारगेट ओरिएंटेड की वो टारगेट किया जाए तो वही पर जाके वो ख़त्म कर देगा, As per the Central London Pollution Control Board, the data's air quality of Delhi has deteriorated to severe category of December 5 after Diwali. Highlights the air quality index AQI of Delhi was recorded as 444,441 November 5 at 6 am. By 8 am it worsened to 451. Air pollution of severe levels affect the healthy people. अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो दिया है ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, यहाँ पर आगे नहीं मिला है 200 के 300 एंड हायर। ओके, इसी के लिए मैंने दूसरा और एक चीज़ लिखा है, गुड है, मिनिमल इफेक्ट, सेटिस्फैक्टरी 51 टू ये 2 दिन पहले का रिपोर्ट में ये था, सेटिस्फैक्टरी मॉडरेटली पुअर 200 to 300, उसमें दिखाया गया था ये वेरी पुअर, दिल्ली के एयर क्वालिटी वेरी पुअर दिखाया गया था लास्ट रिपोर्ट में। 2 दिन आगे का जो CA का डिस्कशन चल रहा था हमारा, अब ये 400 के बीच में है, जैसे कि 444 फिगर बोला, फिर 8 बजे तक क्या बोला 451, जो कि सीवियर के अंदर आते हैं, जो आता है सीवियर के अंदर। Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stones and dedicated several development projects in Kedarnath to the nations on November 5, 2020 and key points of EM inaugurated समाधि of आदि शंकराचार्य। देखिए ये इतने सारे चीज़ क्यों लेके आए हैं, कहाँ पर किया है, कौन सी चीज़ किया है, क्या अनवेल किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का प्राइम मिनिस्टर है वो जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी हम छानबीन के आपके लिए लेके आते हैं। वी carry information which are required for your exams for next forthcoming whatever CGL, state PSCs, whether you are in Rajasthan, whether you are in Karnataka, whether you are in Tamil Nadu. Okay, this current affairs remains mostly same because current affairs of the states and the nations are most important for daily discussions. So क्या बोल रहे हैं आगे, the points PM inaugurated Samadhi of Adi Shankaracharya and unveiled the statue of Adi Shankaracharya.
He also reviewed the inspected and executed ongoing infrastructure and ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है वो केदारनाथ जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पर ये शिव जी का जो मूर्ति है वो इंटैक्ट रहा था। इतना भी बाढ़, देखिए बाढ़ का पानी बह रहा है, बाढ़ का पानी बह रहा है, आप लोगों को टीवी में देखा होगा, यही वो बाढ़ का पानी। लेकिन हमारे जो महाराज जी का जो स्टैचू है वो वैसे के वैसे रहेंगे। ये बहुत फ्लैश न्यूज़ तब दिखा रहे थे टीवी में, हमने बहुत दिन तक देखे हुए हैं इसको। ओके, इसीलिए तस्वीर लेके आया हूँ कि यही केदारनाथ में प्राइम मिनिस्टर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जितने सारे हैं वो देखने के लिए गए हैं। Indian government has issued a draft mediation bill for public consultation that seeks to safeguard the interest of litigants and the approach of competent judiciary forums and courts for urgent relief. The key points of draft mediation bills provides for pre-litigation mediation. देखिए pre-litigation mediation एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर लिटिगेशन होने से पहले उसका मीडिएशन हो जाए तो उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि मान लीजिए लोग कहते हैं ना कोर्ट और पुलिस के दरवाज़ा खटखटाते चप्पल घिस जाते हैं, तो वो ये है इसका मेन टारगेट कि लोगों को लिटिगेशन से बचाया जाए मिटिगेशन के माध्यम से। ओके, लोगों को बचाया जाए लिटिगेशन के माध्यम से, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा कोर्ट केस पड़े हुए हैं जिसका सुलझाव बहुत कठिन होकर जा रहा है। तो ये मेडिएशन अगर होगा तो क्या होगा कि कई लोग लिटिगेशन से बचेंगे। ओके, तो ये है एक पॉजिटिव अप्रोच फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट प्री लिटिगेशन mediation will solve the problem of the both parties. The National Dairy Development Board (NDDB) ने another to manage UP's Varanasi's milk union for 5 years. Varanasi Milk Union will be the first milk union to have biogas-based tri-generation plant. ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। NDDB नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद में जो इसका हेडक्वार्टर है वो मैनेज करेंगे वाराणसी मिल्क यूनियन फॉर नेक्स्ट 5 years. बेंगलुरु कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मैया मंडे लॉन्च जनक Shavaka scheme offering 58 government services at the doorstep of citizens. In the first phase, the scheme will be available in all 98 municipal wards of Bengaluru. Through this Jana Shavaka scheme, the government will reach the doorstep of every house. Under the program, the various services such as caste certificates, properties khata certificates, that's the property records, and the old age pension, widow pension schemes will be provided. So different state governments have taken different approaches to provide very different services to the doorsteps of the general people, okay, to their states. तो यहाँ पर भी एक नए स्कीम है जनसेवा का स्कीम, पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। देयर मे बी ए क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स सेक्शंस दैट जनसेवा के स्कीम्स लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर बेटर सर्विसेज टू द पीपल। Shankaracharya's new book is titled An Economist at Home and Abroad. The first is described as memoir, the second is an autobiography. The Cinema of Satyajit Ray, book by Bhaskar Chattopadhyay. तो सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय न्यू बुक बाय भास्कर चट्टोपाध्याय। बुक भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो ये भी एक पॉइंट रह जाते हैं दोस्तों। तो देयर मे बी ए क्वेश्चन है सत्यजीत राय, जैसे कि पता है सत्यजीत राय ग्रेट फिल्म मेकर्स थे इंडिया के और ये बंगाल से बिलोंग करते थे। सत्यजीत राय साहब बंगाल से बिलोंग करते, बहुत बड़े व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे मूवी बनाए हुए हैं। दोस्तों आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इस मुद्दे को साथ में लेकर आप इसको साथ में रखिएगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ज़िंदगी में। पढ़ाई के मामले में बहुत एनर्जी रहेगा आपको, जो एनर्जी आपको चाहिए होगा काफ़ी लंबे देर तक पढ़ने के लिए, पढ़ के बैठने के लिए। दिस इज कॉल्ड पेशेंस, ओके, पेशेंस टू स्टडी मोर।
टू स्टडी मोर। अब मान लीजिए कोई 10 बजे तक या 11 बजे तक पढ़ रहा है और किसी ने ये एनर्जी रखा है वो रात को 1 से 2 बजे तक पढ़ रहा है, तो देखिए कितनी घंटे का डिफरेंस है ये। ओके, जितना पढ़ाई करेंगे वो आपको उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप उतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ाम में कवर कर पाएंगे। बिकॉज एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो तो बताया नहीं जाता है। अंडर द सन whatever is there may be question from this. So under the sun you have to read maximum so that you cover maximum areas, so that you answer maximum questions in your कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हमें मैक्सिमम पढ़ाई करना है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था बचपन से ही, बहुत ज़्यादा, तो मेरे में एक एबिलिटी है कि अगर कोई क्वेश्चन कॉमन नहीं है लेकिन उसके बारे में कुछ आइडिया है, उस आइडिया के तहत मैं उस क्वेश्चन को अटेंड करके आ सकता था, अभी भी आ सकता हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया मिल गया तो मैं उसको मतलब अपना जो आइडिया है अंदर वाला जो मेरे पढ़ने के लिए पढ़े हुए हैं कुछ डाटा मैं उसमें ऐड कर सकता था। यही वजह है कि आप ज़्यादा पढ़ें और डाटा ज़्यादा गैदर करें और कुछ डाटा आप दे दें। देखिए प्लेन लिखने से काम नहीं चलता है, आजकल डाटा चाहिए आपको। ओके, डाटा चाहिए मतलब ये फिगर्स बोलते हैं। हाँ, जैसे हम ये जो हमारे जो ये होता है जो जनगणना होता है हर 10 साल के अंदर, जैसे 21 में होने वाला, तो ये है क्या है, इसमें बहुत सारे डाटा होते हैं, वैसे डाटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे प्लेन लिखने से आजकल मार्क्स कम कैरी करता है। जैसे IAS का जो एग्ज़ाम्स है वहाँ पे आप जितने डाटा देंगे, इतने में इतना है, इतने में इतना है, 100 में 50 है, 200 में 150 है, ऐसे वाला डाटा चाहिए आपको। तो जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको डाटा मिलेगा और उस डाटा के तहत आप क्या करेंगे, आप जो इन्फॉर्मेशन आप पुट कर सकेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।